हाँ जी, अभी आपने देखा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डेफिनेशन भी हमने की उसकी और उसकी एग्जांपल हमने देखी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी वेरिएट कैसे करती है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी हमने देखनी है, किसमें, विद इन अ ग्रुप भी देखनी है और अक्रॉस अ पीरियड भी देखनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। 3 फैक्टर्स हमने देखने, 3 चीज़ें हमने देखनी हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम देखेंगे साइज ऑफ एटम, दूसरा शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक के बारे में अलग-अलग से बताऊंगा। ठीक है, जब हम देखेंगे कि ग्रुप में किस तरह से चेंज होती है आयोनाइजेशन एनर्जी और अक्रॉस अ पीरियड कैसे चेंज होती है। ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं विद इन अ ग्रुप। ठीक है, जब हम ग्रुप में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, सबसे ऊपर पहला जो ग्रुप होता है सबसे ऊपर हमारे पास हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। ठीक है, तो क्या मतलब इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इसके पास वाहिद शेल होता है, के शेल। तो इसका आउटर मोस्ट शेल भी यही होगा। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, इसी तरह अब आप देखो कि हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम है, फिर क्या होता है, सोडियम होता है, फिर पोटाशियम होता है। ग्रुप में ऐसे आते हैं ना ऊपर से नीचे। तो आप देख सकते हो ऊपर से नीचे जब हम ग्रुप में आ रहे हैं तो शेल्स की तादाद इंक्रीज हो रही है। ठीक है, शेल्स की तादाद इंक्रीज हो रही है ना। हाइड्रोजन के पास एक शेल है, लिथियम के पास 2 शेल है, सोडियम के पास 3 शेल है और पोटाशियम के पास 4 शेल है। इसी तरह जब नीचे जाते जाएंगे तो 5 शेल और 6 शेल, इस तरह से शेल्स की तादाद इंक्रीज होती जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब शेल्स की तादाद इंक्रीज होगी तो उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी इंक्रीज होगी। ऐसा ही है ना। ठीक है, कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स और पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं साइज ऑफ एटम। ठीक है, तो साइज आपने देखा विद इन अ ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि शेल्स की तादाद इंक्रीज हो रही है, शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं ना। तो इस वजह से आप देख सकते हो, आपको नजर भी आ रहा है क्लियरली कि साइज इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। ठीक है, उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जितने भी शेल्स होते हैं उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो होती है वो शील्डिंग इफेक्ट पैदा करती है। ठीक है, कि हमारे पास जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, इस अट्रैक्शन को कम करता है शील्डिंग इफेक्ट। और वो शील्डिंग इफेक्ट किसकी वजह से होता है? वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, उनकी वजह से वो शील्डिंग इफेक्ट होगा। यानी कि लिथियम के पास जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। सोडियम के पास जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो कितने, इन 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। ठीक है, और पोटाशियम के पास जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो 18 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। तो अब आप मुझे बताएं कि शील्डिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होगा सबसे, यहाँ पे बताओ। पोटाशियम का ज्यादा होगा ना सबसे, क्योंकि पोटाशियम का जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो 18 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। तो पोटाशियम का शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और सबसे कम किसका होगा? हाइड्रोजन का, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, दरमियान में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो मतलब हाइड्रोजन को न्यूक्लियस होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को बड़ा स्ट्रांगली उसको पकड़ के रखेगा। ठीक है ना, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी। उससे कम अट्रैक्शन किसमें होगी? लिथियम में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान हाइड्रोजन की निस्बत कम अट्रैक्शन लिथियम में होगी, और लिथियम की निस्बत कम अट्रैक्शन सोडियम में होगी, और सोडियम की निस्बत कम अट्रैक्शन पोटाशियम में होगी। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट। अब बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की। डाउन द ग्रुप हम आ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसमें भी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास कितने प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन है। ठीक है, इसके पास कितना चार्ज होगा? +1 का चार्ज होगा। इसी तरह हम बात करते हैं लिथियम की। लिथियम के पास 3 प्रोटॉन होंगे तो इसके पास
3 पॉजिटिव चार्जेस होंगे। इसी तरह सोडियम के पास 11 होंगे और पोटाशियम के पास 19 होंगे। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि हमने साइज किस तरह देखना है एटम का, शील्डिंग इफेक्ट किस तरह देखना है और न्यूक्लियर चार्ज किस तरह देखना है। ये तो थे 3 फैक्टर जो मैंने आपको बताया कि जिन पर डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम देखेंगे कि विद इन अ ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ठीक है। डाउन द ग्रुप जब आ रहे हैं साइज ऑफ द एटम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और आप एक चीज याद रखना कि साइज ऑफ द एटम जो होता है, जितना साइज यानी कि बड़ा होगा, जितना साइज बड़ा होगा उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान होगा, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी ना। साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मतलब साइज ऑफ द एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। लिख सकता हूं ना मैं कि साइज ऑफ द एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान होगा, और साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना डिफिकल्ट होगा। हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसके न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को बड़ा स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है, कभी नहीं छोड़ेगा इसको। बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको लगाना पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। उसकी निस्बत अगर लिथियम के पास आते हैं, साइज थोड़ा बड़ा है, साइज बड़ा है ना, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा हाइड्रोजन की निस्बत, क्योंकि लिथियम में अब शील्डिंग इफेक्ट आ गया है 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। साइज भी बढ़ रहा है और शील्डिंग इफेक्ट भी आ गया है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हाइड्रोजन की निस्बत थोड़ा आसान होगा। इसी तरह सोडियम में फिर इलेक्ट्रॉन और भी दूर जा रहा है न्यूक्लियस से, पोटाशियम में और दूर जा रहा है, तो सबसे आसान इलेक्ट्रॉन निकालना पोटाशियम में से आसान होगा और सबसे मुश्किल किस में होगा, सोडियम में होगा, ठीक है ना। तो आप क्या बताओगे कि डाउन द ग्रुप साइज एटम का इंक्रीज होगा और वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फिर क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक है। डाउन द ग्रुप हमें कम से कम एनर्जी लगाना पड़ेगी ऊपर से जब नीचे आएंगे। दूसरी बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की। शील्डिंग इफेक्ट आप देख रहे हो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। ये दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पर 2 आ गए, यहाँ पर कितने आ गए, 10 आ गए, यहाँ पर 18 आ गए, तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट जब इंक्रीज होगा तो भी इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि शील्डिंग इफेक्ट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। शील्डिंग इफेक्ट भी आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और न्यूक्लियर चार्ज का ग्रुप में कोई ज्यादा अमल दखल नहीं होता, ठीक है, इसको हम देखेंगे पीरियड में। तो हमने यहाँ पर 2 चीजों पर फोकस करना है, साइज ऑफ एटम और शील्डिंग इफेक्ट पर, जो कि आप देख सकते हो डाउन द ग्रुप दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं। साइज भी इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, और दोनों चीजों के इंक्रीज होने से डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया विद इन अ ग्रुप। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में आप देखो कि एटॉमिक नंबर, अच्छा मैं लिख लेता हूँ, एटॉमिक नंबर लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटाशियम का 19, इसी तरह फिर रुबिडियम और सीजियम का। खैर देखें आप, हमने इसको समझना है ग्राफ को। आप देख सकते हो लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी तकरीबन क्या है, अबव देन 500 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। और फिर आते हैं सोडियम के पास थोड़ी कम हो रही है, पोटाशियम के पास मज़ीद कम हो रही है, रुबिडियम के पास मज़ीद कम, और सीजियम के पास मज़ीद कम हो रही है। तो आप देख रहे हो ना कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि साइज बढ़ता है, यूं आ रहे हैं ना, ठीक है, साइज बढ़ रहा है और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, मैंने आपको अभी तफसील से बताया था। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज कम हो रही है। तो ग्राफ भी यही बता रहा है हमें कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी जो सबसे ऊपर है, लिथियम सबसे ऊपर है, ठीक है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सोडियम जो उसके बाद आता है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम से कम है। फिर पोटाशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम से भी कम है। इसी तरह रुबिडियम की मज़ीद कम, सीजियम की मज़ीद कम है, ठीक है। अब समझ आ गया आपको
कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज कम होती हैं। और क्यों कम होती हैं ये भी आपने समझ लिया, ठीक है। सिर्फ दो चीज़ों को देखना है, साइज ऑफ द एटम और शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा, उसके बाद आते हैं अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस अ पीरियड जब हम देखेंगे तो जब आप देख सकते हो, सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सेकंड पीरियड का जो पहला मेंबर होता है, पहला एलिमेंट होता है वो लिथियम होता है। दूसरा होता है बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। तीसरा बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। और चौथा होता है कार्बन, ठीक है। यहाँ तक मैं आपको समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब आप जरा देखो, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। मतलब उसके पास कितने प्रोटॉन हैं? 3 प्रोटॉन है ना, तो मतलब उसके पास +3 पॉजिटिव चार्जेस हैं। न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो 3 प्रोटॉन्स की वजह से होगा। लेकिन आप बेरिलियम के पास आते हो, उसके पास 4 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर जो उसका 4 है, तो उसके पास 4 प्रोटॉन है। मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो +4, 4 प्रोटॉन्स की वजह से न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या होगा, बोरोन में 5 प्रोटॉन्स की वजह से, और कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज और भी ज़्यादा होगा। तो आप देख रहे हो ना कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। और न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा मजबूती से पकड़ेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा। और इलेक्ट्रॉन निकालना जितना मुश्किल होगा, एनर्जी हमें उतनी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो इसका क्या मतलब है कि अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। ग्रुप में देखा डिक्रीज हो रही थी, अब पीरियड में क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस की ग्रिपिंग है किसके लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, वो बढ़ती जाएगी। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो आप देख रहे हो बढ़ रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये तो न्यूक्लियर चार्ज की बात हो गई। लेकिन अगर साइज की बात करें, साइज पीरियड में सेम रहता है। आप देख रहे हो इसके पास भी 2 शेल हैं, इसके पास भी 2 शेल हैं, इसके पास भी 2 शेल हैं, इसके पास भी 2 शेल हैं। हर एलिमेंट के पास 2 शेल हैं अक्रॉस अ पीरियड, तो साइज पे कोई इफेक्ट नहीं होता। शील्डिंग इफेक्ट की अगर बात करें, शील्डिंग इफेक्ट का भी कोई असर नहीं होता, ठीक है। इसका शील्डिंग इफेक्ट भी इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, इसका भी इन 2 की वजह से, इसका भी इन 2 की वजह से, और कार्बन का भी इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शील्डिंग इफेक्ट होगा। तो ना तो क्या हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, और ना तो साइज देखने में। लेकिन साइज जो है ना वो थोड़ा डिक्रीज होता है अक्रॉस अ पीरियड, थोड़ा सा साइज डिक्रीज होता है। क्योंकि आप देखते हो लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, या दूसरी उसमें आपने न्यूक्लियर चार्ज देखा ना, लिथियम के पास कितना था, +3, इसके पास +4, फिर +5, फिर +6। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा बढ़ता जाएगा। तो आपने ये भी देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसकी अट्रैक्शन उतनी बढ़ रही थी। तो अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी वो न्यूक्लियस जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचेगा ना, और जितना ज़्यादा खींचेगा तो हमारे पास जो वैलेंस शेल होगा वो थोड़ा सा क्लोज आ जाएगा। जब ज़्यादा मजबूती से खींचेगा तो वैलेंस शेल थोड़ा सा क्लोज आ जाएगा, जिसकी वजह से साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप फिर क्या देखोगे कि अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज थोड़ा सा डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये भी एक रीज़न है कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल होगा, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। समझ आ गया क्या क्या चीज़ देखनी है आपने पीरियड में? सबसे पहले आपने क्या देखना है, एटॉमिक साइज देखना है, ठीक है। एटॉमिक साइज क्या होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थोड़ा सा डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से एनर्जी आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इंक्रीज होगी। न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं तो वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और शील्डिंग इफेक्ट का कोई असर यहाँ पर नहीं है।
और शेल्स आप देखते हो, शेल्स भी आपने देखा कि शेल्स की तादाद भी सेम है, तो शेल्स की तादाद आपने नहीं लिखनी पीरियड में, ठीक है। अगर आ जाए वेरिएशन आपने लिखनी हो पीरियड में, तो आपने सबसे पहले न्यूक्लियर चार्ज को देखना है, फिर आपने साइज को देखना है, और इसी हिसाब से आपने बता देना है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है। अब इसका अगर ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ में आप देख सकते हो कि हीलियम, नियॉन और आर्गोन क्या है, ये नोबल गैसेस हैं, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का होता है 10, आर्गोन का होता है 18। इसका डुप्लेट कंप्लीट है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह आर्गोन का ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब नोबल गैसेस का ऑक्टेट मुकम्मल होता है। नोबल गैसेस बहुत शरीफ गैसेस होती हैं, ये किसी से इलेक्ट्रॉन्स ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को देती है और ना किसी से लेती हैं। इस यानी कि इनको ज़रूरत ही नहीं है किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करने की, ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इनका ऑक्टेट मुकम्मल है, ठीक है। तो इस वजह से ये मोस्ट स्टेबल होती हैं, ठीक है। ये मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स हैं क्या, नोबल गैसेस। जब मोस्ट स्टेबल है तो इसका क्या मतलब है कि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मतलब अगर हम नोबल गैसेस में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगी, ठीक है। आप देख सकते हो ग्राफ में, यहाँ पर वाई एक्सिस पर दिखाया हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी और एक्स एक्सिस पर एटॉमिक नंबर। तो आप देख सकते हो हीलियम सबसे टॉप पर खड़ा है, नियॉन सबसे टॉप पर खड़ा है, आर्गोन सबसे टॉप पर खड़ा है। मतलब इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इन सारे एलिमेंट्स की निस्बत सबसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है मैंने अभी आपको बताया, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इनके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ती है इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है।